नमस्कार साथियों, अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुधांशु तिवारी। आज हम लोग रिकॉर्डेड वे में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब से हमारे अरब सागर में केबल डिस्कनेक्ट हुआ है, केबल कटा है, तब से इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। कल शाम की क्लास में हमने देखा था कि कहीं न कहीं से एक ग्लिच आ रहा था, लगातार कुछ टेक्निकल इश्यूज बने हुए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की यह क्लास ऑनलाइन वे में नहीं, लाइव वे में नहीं चल रही है, बल्कि आज की ये क्लास हम रिकॉर्डेड वे में चला रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर भी, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे आप इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे आप फोन कॉल के माध्यम से, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आज शुरू करने से पहले एक जो है अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि आप सभी लोग अपने स्वयं और अपने मित्रों के साथ में इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब मेरे एक्सपीरियंस जो कि 8 वर्षों का है, जो दिल्ली, प्रयागराज और जौनपुर जैसे शहरों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट कोचिंग के साथ में या फिर सरकारी कोचिंग के साथ में, मैं उन सभी को आप लोगों के लिए फ्री डिलीवरी कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सभी लोग जुड़िए और इस पहल का फायदा उठाइए। आइए चलते हैं पहले न्यूज की तरफ। तो देश की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम है हिंदी। कल हिंदी दिवस था, हालांकि अब हम लोग हिंदी डे मना रहे हैं, हिंदी दिवस नहीं मना रहे हैं। एक ये बड़ी विडंबना है। तो कहीं न कहीं से अगर कहा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो लाइन याद आ रही है कि हिंदी क्या है, निज भाषा उन्नति है, सब भाषण के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान बिन, मिटे नहीं के शूल। तो हमारी हिंदी भाषा है। आप उस हिंदी भाषा को, हिंदी आप देखेंगे कि उन तमाम भारतीय भाषाओं का मिश्रण है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो क्या कहते हैं आप मराठी हो। तो आप उन सभी का एक मिक्सचर देखोगे तो हिंदी वो एक भाषा के आशान्वित रूप में देखी जा सकती है, जो भारत के भाषाई एकीकरण को बेहतर बना सकती है। तो भाषा हमारी अभिव्यक्ति का न केवल सबसे समर्थ माध्यम है, बल्कि संस्कृति का निर्माण, संचार और अगली पीढ़ी तक उसका हस्तांतरण करने पर भी बहुत हद तक भाषा पर ही टिका है। ज्ञान के साथ भी भाषा का रिश्ता गहन और व्यापक है, क्योंकि भाषा में ही ज्ञान संयोजा जाता है। भाषा के लेंस से हम अपनी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, उसी से पारस्परिक संवाद करते हैं। भाषा के सहारे ही हम कुंठा, क्रोध, हास्य, परिहास सहित विभिन्न भावनाओं को मूर्त आकार देते हैं। भाषा हमारे अस्तित्व का प्रमाण है और साक्षी बनकर हमारी सत्ता का प्रसार तय करती है। पर भाषाओं की दुनिया बहुरंगी है। भिन्न भाषा परिवार की भाषाओं में साम्य उसके संपर्क का परिणाम है, क्योंकि भाषाओं में आदान प्रदान भी होता है। इससे भारतीय संस्कृति का मूल एकता का भी पता चलता है। विभिन्न भाषा के साहित्यों से भी विभिन्न भारतीय संस्कृति की एकता झलकती है। कहावतें, मुहावरे, लोक साहित्य में भी भाषाई एकता अनेक सूत्र मिलते हैं। अधिकांश भाषाओं का संस्कृत से निकट संबंध इस तरह के भाषिक साम्य का एक बड़ा कारण है। भाषा की संस्कृति और शिक्षा से गहन संबंध अंग्रेजों से अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, उलट पुलट दिया है। अपने शासन के संचालन के लिए अंग्रेजों ने अनुकूल कर्मचारियों को तैयार करना था, जिन्हें उनके लिए अंग्रेजी ही सबसे उपयुक्त भाषा लगी। उन्होंने भारतीय भाषा को उखाड़कर अंग्रेजी को रोक दिया। धीरे धीरे भारतीयता और भाव पर प्रश्न चिन्ह कराते हुए गौड़ बना दिया। विचार और कर्म भाषा से अनिबुद्ध
होते हैं। हमारे अस्तित्व की बनावट और बुनावट में अंग्रेजी जिस तरह बैठी, उसके चलते अपने यथार्थ को उसी आईने से हम वह सब भी हमें देखने लगे जो था भी नहीं। संस्कृति विस्मरण की प्रक्रिया आधुनिक होते, विकसित होते वैश्विक दौड़ की अनिवार्यता बन गई। सोचने विचारने की प्रक्रिया ऐसी तितर बितर हुई कि ज्ञान की गुणवत्ता प्रश्न चिन्हांकित होती गई। इसमें अब आप ये सोचेंगे कि हम जो चीजें हैं लगातार शब्द से कैसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे जहां तक इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि आप देखते हैं भाषा पे अच्छे से निबंध आता है और हर साल आता है, लगभग भाषा से एक न एक निबंध तो आना ही तय है। तो इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको कर लूँ कि आपको लिखना कैसे है, वो चीजें आपको समझ में आ जाए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संख्या बल के आधार पर 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, यानी यह राजभाषा है। सरकारी तौर पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक तौर पर राजभाषा घोषित हुई और उसे अंग्रेजी जैसा ही बन जाने की सलाह दी गई। अंग्रेजी भाषा राजनीतिक ऐतिहासिक कारणों से सहायक राजभाषा बनी, पर वास्तव में इसकी भूमिका राजभाषा की रही। इसमें दक्षता आज भी शिक्षा, नौकरी, सरकारी कार्यालयों के लिए जरूरी बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे वो करना है कि 1909 में इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने लिखा, सारे भारत के लिए जो भाषा चाहिए वो हिंदी होगी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में हिंदी देश की संपर्क भाषा बन गई। विद्यार्थी के रूप में गांधी जी ने अंग्रेजी में पढ़ाई को अतिरिक्त भार के रूप में महसूस किया, जो ज्ञानार्जन में रोड़े अटकाती है। हिंदी का क्षेत्र हिमालय के तराई, नर्मदा, पंजाब, सिंध, गुजरात, बंगाल, छोटा नागपुर तक विस्तृत है। इसकी सीमाएं बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, सिंधी से जुड़ती हैं। लचीला होने और व्यापक शब्द भंडार के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति के चलते ही राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी आदि ने हिंदी को अपना समर्थन दिया। संस्कृत से निकली मराठी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती भाषाओं ने से हिंदी का निकट रिश्ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी जाननी है। अब सोचिए कि आपने जो पढ़ा, अभी यूपीएससी में लगातार इंग्लिश के सिलेक्शन आप कह रहे हैं कि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसका जो मुख्य कारण ये है, एक तो देखिए हमारा माइंडसेट है कारण, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो बहुत, एक तो सोचिए समाज के उस वर्ग से ये लोग आते हैं जहाँ पे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग निवास करते हैं। अब इनमें ना भावनाएं बहुत कूट कूट कर भरी होती हैं। अब भावनाओं के चलते ये क्या करते हैं कि ये किसी भी तरह से अब व्यक्ति पूजक बन जाते हैं। अब कोई एक व्यक्ति है जो YouTube पे बहुत ज्यादा फेमस है या फिर किसी तरीके से बहुत फेमस है, तो हम उस व्यक्ति के पूजक बन गए, और उस व्यक्ति के पूजक बन गए तो अब हमने क्या कर लिया, जो वो व्यक्ति पढ़ा रहा है, जो वो व्यक्ति कह रहा है वही सही है, या जो हमें अच्छा लग रहा है वो सही है। हम कभी जो है आयोग क्या पूछ रहा है, क्या हमें लिखना आ रहा है, अगर उस व्यक्ति ने कहा कि यही ऐसे ही लिखना जाता है और यही है, यही करना है, तो यही है। हमने कभी वो नहीं देखा कि वास्तव में क्या, 2-4 जगह पे हमने देखा कि क्या लिखने का यही तरीका है। हमने कभी ये, मतलब मैं उसकी बातों का पूरा एकदम भरोसा कर बाइबल मान लिया, उसको क्या कहते गीता मान लिया, नहीं। अपने आप को लॉजिकल रखिए। किसी की बात मानने से पहले आप क्या करिए, आप उसको चिंतन करिए। तो व्यक्ति पूजक मत बनिए। जहां पे आपको चीजें बेहतर मिल रही हैं, जहां पे बेहतर का मतलब है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ में अगर उसी रेंज का वैसा ही प्रश्न आपको नए मिल रहे हैं तो आप उसको भी कर पा रहे हैं, तो आप वैसा करिए। तो देखिए धीरे धीरे आराम से रिजल्ट बन जाएगा।
और हिंदी को मतलब एक कहते हैं ना सापेक्षिक वंचना हमारे अंदर भर गई है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हिंदी को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को अपना जो कहते मेंटेलिटी सही करनी पड़ेगी। हिंदी कमजोर नहीं है, बेसिकली हिंदी पढ़ने वालों ने इसे कमजोर कर दिया है। अभी देखिए जो कंटेंट है, कंटेंट का महासागर है। अब सोचिए कि अगर 100 लोग कंटेंट दे रहे हैं, उसमें मैं एक ऐसा कंटेंट दूं जो कि बहुत ज्यादा रोचक न हो, ठीक है, तो रोचक न हो तो लोग कम जुड़ना जो है समझेंगे। जैसे आप लोग लगातार चैनल के साथ कर रहे हैं, आप लोग कम जुड़ रहे हैं, वीडियोस को पूरा देख नहीं रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो एक रोचक होगा ना तो आप लोग उससे जुड़ने लगेंगे। अब यही चीज क्या होगा, आपको आपके सिलेक्शन से दूर ले जाती है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर मेरे इस प्रयास से एक भी बच्चा, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, हालांकि मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट हों और सेलेक्ट हो करके कम से कम मेरे इस मेहनत को सफल बनाएं तो अच्छा लगेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए केवल इतना काम करना है, आप लोगों को काम करना है। क्या काम करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, क्लासेस करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, बुक पढ़नी है, तो वो चीजें सही हो जाएंगी। तो लगे रहिए, साथ में आप लोगों का सिलेक्शन अवश्य होगा, बस खाली सकारात्मक रूप से और सही दिशा में लगे रहिए। ठीक है, और उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। आइए अगले न्यूज पे देखते हैं। तो SIR कराने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, तो निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरे देश में नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन परीक्षण कराने का कोई भी निर्देश आयोग के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। यानी ये काम करना किसका काम है, आयोग का काम है और किसी का काम नहीं है। अब देखिए आर्टिकल देखिए कि 324 निर्वाचनों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का निर्वाचन आयोग का अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से इस अधिकार के अधीन कौन कौन सा अधिकार है, इस अधिकार के अधीन आप देखेंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए, निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। ठीक है, यानी निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करे से मिलकर बनता है। ठीक है, संसद द्वारा यह तय किया जाएगा। और अगर आप देखें तो लोकसभा के प्रत्येक, देखिए लोकसभा के और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले विधान परिषद वाले राज्यों में राज्य परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले क्या होगा, आयुक्त निर्देशित वो होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा जो हमारे काम का है, हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है कि निर्वाचन जब वयस्क मताधिकार होगा और ये 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा और जो मतदाता सूची है, मतदाता नियमावली है, उन सबको तैयार करना किसका काम है बेटा, तो ये काम किसका है, तो ये है निर्वाचन आयोग का। तो इसीलिए कोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो वास्तव में निर्वाचन नियमावली है उसमें किसी तरीके का पुनरीक्षण कराने का आदेश देना अगर कोई और कर रहा है तो यह निर्वाचन आयोग का क्या है, उल्लंघन है, शक्तियों का उल्लंघन है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत संसद प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए चुनाव के सिलसिले में मतदाता सूची तैयारी कराने, संचालन, निगरानी करने के निर्देश देने के लिए आयोग पर निर्भर है। किस पर निर्भर बेटा, आयोग पर निर्भर है।
लेकिन याद रखिएगा, तो अगर कोई ऐसा करता है, क्योंकि SIR इस समय काफी चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं से इससे प्रश्न बन सकते हैं निर्वाचन आयोग से, और निर्वाचन आयोग की क्रेडिबिलिटी पे लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, उससे ये प्रश्न बन सकते हैं। और ये मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं, 324, 325, 326 और 327। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 कल से दिल्ली में शुरू होगा, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, कहाँ होगा? भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में होगा, जहां रबी 2025-26 की बुआई सीजन के संबंध में तैयारी, उत्पादन लक्ष्यों और रणनीति पर गहन चर्चा होगी। ठीक है, आप केवल इसको एक न्यूज की तरह देखिएगा, क्योंकि आगे इससे संबंधित कुछ और चीजें आएंगी। आइए अगला देखते हैं कि अगस्त में जो हमारी खुदरा मुद्रास्फीति है वो बढ़ रही। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। ठीक है, तो भारत की खुदरा महंगाई दर, देखिए एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं कि महंगाई दर कैसे वो की जाती है। देखिए, अगर महंगाई मापना है तो उसके लिए दो पैरामीटर हैं। एक तो है जिसको आप कहते हैं WPI। हमने एक टोकरी लिया और उस टोकरी में कुछ सामान है, अब उसको हमने होलसेल मार्केट पे खरीदा। अब होलसेल मार्केट पे जैसे आज खरीदा और एक महीने बाद खरीदा, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ उसको कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन अगर खुदरा मार्केट में वही चले गए और उसी को लेकर के खरीद रहा, उसी टोकरी को, और उसके अभी आज खरीदा और एक महीने बाद खरीदा, और अब उन दोनों के प्राइस में जो अंतर आया उसे कहेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI वास्तव में जो कंज्यूमर खरीदता है वो कहाँ खरीदता है? फुटकर मार्केट में खरीदता है। तो कहा गया कि CPI अगस्त 2025 में जो है 2.7% की वृद्धि हुई, जो जुलाई 2025 के संशोधित आंकड़े 1.61 से 46 बेस पॉइंट अधिक है। हालांकि वृद्धि हुई है, लेकिन यह दर अभी भी RBI के लक्ष्य 4% से काफी नीचे है। इससे आम परिवार को राहत और मौद्रिक नीति में ढीला बनाने की गुंजाइश मिली है। ठीक है, किसने जारी किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मोस्फी ने इसको जारी किया। अगर शहर में देखें तो शहर में महंगाई की दर 2.47% है और ग्रामीण महंगाई की दर 1.79% है। इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में सब्जियां, व्यक्तिगत देखभाल और प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थों जैसे वस्तुओं के दाम में अधिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर खाद्य महंगाई की बात करें, अगस्त 2025 में सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा कि खाद्य महंगाई लगातार तीसरे महीने नकारात्मक रही, यानी खाद्य पदार्थों के मूल्य सस्ते हो। पता नहीं किस मार्केट से लिया, अभी तो पूछना पड़ेगा। तो जो पूरा जो है CPI जो है पूरे देश का जो है वो जो है 0.69% के उससे बढ़ा है खाद्य घट, और जो है ग्रामीण जो है -0.70% से घटा है, और शहरी खाद्य महंगाई -0.58% की दर से बढ़ा है। ठीक है, उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं में अभी भी राहत मिल रही है। ठीक है, अगस्त 2025 के अनुसार के मुख्य कारण क्या है? तो मोस्फी के अनुसार खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से सब्जियां, मांस और मछली, तेल और वसा, अंडे, सामान्य देखभाल, इसके कारण यहाँ पे जो दाम है वो बढ़े हैं। RBI का अगर आप देखें तो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, हमने क्या किया है कि हम 2 ±
2, यानी प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2, यानी मैक्सिमम 4 मिनिमम 0, ठीक है, परसेंट हम रखते हैं। वर्तमान दर 2.7 है, यानी लक्ष्य से काफी नीचे है। परिवारों के लिए राहत, कम महंगाई क्रय शक्ति बनी रहती है। आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल है, क्योंकि जब जो है लोगों के पास में क्रय शक्ति होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। और सतर्कता जरूरी है, खास करके जब देखेंगे कि जो सब्जियां वगैरह हैं इनके मार्केट में दाम अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा, ठीक है। अगर सूचकांक की बात करें, सीपीआई है, अगर 2025 का है, जुलाई में कितना था, तो 1.61 था, ठीक। ये चीजें आपको मिलेंगी, क्रक्स है। अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए अभी जो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 आया, तो मैंने कहा कि इस पर हमने एक व्यापक कुछ नहीं किया है, तो आज के इस जो है सेशन में हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि वास्तव में जो अभी सट्टे वाले गेम थे उन पे सरकार ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया, जैसे ड्रीम 11 वगैरह, ठीक है। ये गेमिंग क्षेत्र के विनियमन को विनियमन करने, बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने का प्रयास करता है। इसमें नागरिकों के लिए एक जिम्मेदार डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलता है। और आप देखेंगे कि ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसको आप देखें ड्रीम 11 इतना ज्यादा जो है प्रचार कर रहा था, इंडिया की जर्सी पर, इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी तक पहुंच गया था, तो इन सबको क्या कर दिया, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्लेटफॉर्मों के लिए भुगतान संसाधित करने पर रोक लगा दी गई, ठीक है। अब आप जो है जो सट्टा वाले गेम है उनके जो पहले ऐड इतना देखते थे वो अब नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या प्रावधान है, ई स्पोर्ट एक वैध खेल के रूप में मान्य है, जिसमें संगठित टूर्नामेंट से खेले जाने वाले प्रतिस्पर्धी डिजिटल गेम जिसमें कौशल की आवश्यकता हो, आप उसे कर सकते हैं। ऑनलाइन सामाजिक गेम मुख्यतः मनोरंजन या सामाजिक संपर्क के लिए डिजाइन किए गए कौशल पर आधारित है, जैसे बर्डले, ठीक है। और ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसे सभी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जैसे ड्रीम 11, पोकर, रम्मी है, पहले बहुत जो है इसका ऐड आता था, इनको खत्म ही कर दिया गया, ठीक है। अधिनियम की प्रायोज्यता पूरे देश में लागू होगा और मनी गेमिंग सेवाएं भी लागू होंगी। भारत में जो सेवा प्रदान कर रही हैं, भारत में जो सेवा प्रदान की जा रही है या भारत से बाहर से संचालित हो रही हैं, उन सब पर लागू होगा। देखिए, ई स्पोर्ट्स तो बेहतर हो रहा है, इससे सामाजिक कौशल का विकास होगा। अगर नियामक निकाय की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक निकाय की गठन करने की बात की गई है, जो खेलों के श्रेणियों और पंजीकरण करेगा और यह तय करेगा कि कोई मनी गेम वाला पैसा तो जो है वो तो नहीं है, खेल तो नहीं है, लोग लगातार इसमें पैसा हार रहे थे। अगर कोई शिकायत है, विवाद है, उसका निपटारा ही ये आयोग करेगा और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है, जो जांच, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी अधिकार प्राप्त होंगे कुछ मामलों में बिना वारंटी के। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो दो देश विरोधी है, तो आप बिना वारंट के ही गिरफ्तार किए जा सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश कर रहे हो, किसी को खेलने के लिए कह रहे हो, तो 3 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। अगर आप कोई ऐसा खेल जिसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, उसका विज्ञापन कर रहे हो, तो 2 वर्ष का जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। सभी लोग खूब दबा के कर रहे थे, और खास करके हमारे क्रिकेटर्स तो खैर वो एडवर्टीजमेंट किंग हो गए हैं आजकल, ठीक है। तो इसमें जो है कंपनी और उनके उत्तराधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उनको बेहतर तरीके से पनिश किया जाएगा। अब कैसे विनियमन किया जाता है आज की गेमिंग इंडस्ट्री को, तो उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, ठीक है। इसके 2001 में जो है इसको लागू किया गया, जिसमें 2023 में संशोधन किया गया
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए मानक निर्धारित किया गया इसमें, और ऐसे अवैध और गैर कानूनी सामग्रियों को रोकथाम करने का जो कार्य है वो कौन करता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत लाया गया। और धन आधारित खेलों को उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्मों को जो है स्वनियामक संस्थाओं के साथ पंजीकरण करना होगा जो तय करती है कि खेल अनुमेय है या नहीं। ठीक है, अब तो इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, ये वाले क्लॉज को खत्म कर दिया गया है। इसका धारा 69A सरकार को अवैध साइटों ऐपों को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, जैसे अभी ड्रीम 11 वगैरह हो गया, और 2022 से जून 2025 तक 1524 सट्टेबाजी और जुआ संबंधित प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किया गया है। बीएनएस 2023 में की धारा 111 जो आईपीसी की जगह लिया, आईपीसी और सीआरपीसी के इंडियन पेनल कोड बीएनएस ने लिया, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने की धारा 111 अवैध आर्थिक गतिविधि और साइबर अपराधों को दंडित करने का बात करती है, और धारा 112 अनाधिकृत सट्टेबाजी जुए पर 1 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान करती है। इस पे जीएसटी की क्या नियम है? जो अवैध प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है, अवैध पर तो इनको तो पहले ही बंद किया जाएगा। अब ऑनलाइन गेमिंग का पंजीकरण करने जाओगे तो आपको जीएसटी भी पंजीकरण कराना होगा। जीएसटी के इंटेलिजेंस महानिदेशक गैर पंजीकृत अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल गेमिंग इकाई जो भौतिक व्यवसायों जैसे कराधान का पालन करे, और साथ ही जो तीसरा इसका जो है वो करता है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो भ्रामक विज्ञापन है उस पर प्रतिबंध लगाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसकी जांच कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है, और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के समर्थन से जो सेलिब्रिटी ऐसा जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूज पर चलते हैं। तो वन क्षेत्रों में खनन अन्वेषण के लिए छूट क्यों दी गई है? बोरहोल की सीमा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने खनिज अन्वेषण, खनन के लिए नहीं, खनिज अन्वेषण के लिए प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 62 से 80 मतलब 62 से 80 बोरहोल करने का अनुमति दे दी। यानी बोरिंग करके आप पता कर सकते हो 10 वर्ग किलोमीटर में, यानी अगर 10 वर्ग किलोमीटर तो समझ रहे हैं, जैसे ये एक गोला है, सॉरी इसका ये जो आर है ये रेडियस 10 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसके चारों तरफ जो वो होगा 10 किलोमीटर, इसमें कितना 62 से 80 बोरहोल की जाने की अनुमति है, और इसका व्यास कितना होगा 6 इंच तक हो सकता है। पहले के नियम 25 से 80 बोरहोल कर सकते थे और जिसके लिए 100 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति थी। इसके लिए वन मंजूरी आवश्यक नहीं थी, लेकिन अब क्या है, आवश्यक है। क्यों हम चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब हम लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे खनिजों के लिए हम लोग चाइना पर निर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हम सरकारी और निजी दोनों कंपनियों को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और खास करके इससे क्या होगा कि ये तीव्र विकास इस क्षेत्र में होगा। जो समस्याएं हैं अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है कि पर्यावरणीय समस्याएं तो हैं, ड्रिल करेंगे तो पेड़ काटना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा, स्थानीय समुदायों के अधिकारों की प्रॉब्लम है, और कहीं न कहीं से इससे जो हमारे वन कानून है उसको भी हमें तो इसके अकॉर्डिंग संशोधित करना पड़ेगा। ठीक है, महत्व इस जो है अगर आप देखें तो जरूरत क्या है कि जो दुर्लभ
खनिज हैं, जैसे देखिए बिस्मथ है, कोबाल्ट है, तांबा है, सिलिकॉन है, टिन है, टाइटेनियम है। भारत इस पर जो है आयात कर रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पर क्या हो, जो हमारे चीन के साथ जो है स्टैंड है, जो हमारा अमेरिका के साथ स्टैंड है, और साथ साथ में हम अपने सेमीकंडक्टर जो नवी और नवीकरणीय जो है एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर चाहिए। और सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी क्या है कि हमें लिथियम आयन अधिक मात्रा में चाहिए। तो कहीं ना कहीं से लिथियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, या तो आप जो है विदेश से मंगाइए या तो अपने यहाँ पे खोजिए। इसके लिए जो पहल की गई वो नीति और नियामक ढांचा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य है 2030 तक लगभग 1200 भंडारों की पहचान करना, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण लिथियम, कोबाल्ट आदि महत्वपूर्ण खनिजों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए हमने खान और खनिज विकास और नियमन संशोधन अधिनियम 2023 में भी हमने परिवर्तन किए। 2019 में जो राष्ट्रीय खनिज नीति है उसमें हमने इस पर ध्यान दिया, और केंद्रीय बजट 2024-25 में महत्वपूर्ण खनिजों पर हमने सीमा शुल्क घटा दिए, जिससे आयात हमारे हो सके। तो कहीं न कहीं से अब आवश्यक है कि हम आयात न करें, कम से कम करें, और हम आत्मनिर्भर हों। अगर आप देखें तो आज जो अन्वेषण है और घरेलू उत्पादन की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लिथियम, रेयर अर्थ तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है। हमने जो 2023 में जम्मू कश्मीर में लिथियम जो है कि बहुत बड़े भंडार की खोज की थी, और हमने लिथियम, कोबाल्ट जैसे भी ऐसे भंडार बनाने की बात की है कि हम उसको खरीद के, चाहे वो हमें इंपोर्ट करना पड़े, चाहे हम अपने हाथ निकालें, हम इतना भंडार बना लें कि जरूरत पड़ने पर एक आध साल के लिए हमारे पास रहे। ठीक है, इसके लिए हमने खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के साथ में हमने जो है क्या किया है, समझौता किया है, हम वहां पे भी कर रहे हैं। और खनिज सुरक्षा साझेदारी आप देखेंगे तमाम वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं जो आपूर्ति श्रृंखला में है, खास करके अमेरिका के नेतृत्व वाले, हमने उनसे भी कुछ बेहतर एग्रीमेंट्स किए हैं, जिससे क्या करें कि हम जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उनको निकाल सके। और इसी के लिए हम देखिए अब हम अपने वन क्षेत्रों में भी अन्वेषण करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, फिर से मिलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए दृष्टि IAS कैंपस का ये YouTube चैनल। नमस्कार।